हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस साल आप सबकी लक्ष्य जो है, आप सबका सपना जो जरूर पूरा हो। दोस्तों, आप सबके लिए न्यू ईयर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हूँ। यही है गिफ्ट, वर्तमान भारत में कौन क्या। इसमें दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक, यानी कि पूरे एक साल का इसमें नियुक्तियां शामिल की गई हैं। वर्तमान में भारत में कौन के अधिकारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपसे टॉपिक आता भी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा लगभग कम से कम टाइम में। तो जरूर देख कर जाइएगा इस टॉपिक को दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति काफ़ी सिंपल, रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट हैं मुप्पवारापू वेंकैया नायडू, उनका पूरा नाम है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें डिटेल बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। ऑनलाइनर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप फटाफट इसको देखते जाइए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो अपनी वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। कौन है? निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी। सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। अगला क्वेश्चन है, रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा है। ठीक है, रसायन उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। देखिए दोस्तों, आप सब काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 यानी कि पूरे एक साल के करंट अफेयर्स की वीडियो बना दीजिए। तो इस पर दोस्तों वर्क चल रहा है, जल्दी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे खास बात यह है कि हमारी पूरी टीम ने जनवरी 2019 से लेकर ये पूरा दिसंबर 2019 तक यानी एक साल का करंट अफेयर्स पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया है, पूरे एक वर्ष का। इसमें दोस्तों, इसमें खास बात है कि इसमें हर टॉपिक को तैयार किया गया है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है और काफ़ी मेहनत की पूरी टीम द्वारा। काफ़ी मैटर सर्च करने में काफ़ी टाइम लगा। तो पीडीएफ नोट्स दोस्तों, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। ठीक है, तो 49 रुपये में आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, पूरा एमसीक्यूज बेस्ड हो। साथ ही साथ इसमें खास क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट पूरे डिटेल के साथ दिया गया। जैसे आप हमारा करंट अफेयर्स वीडियो देखते होंगे मॉर्निंग में, वैसे इसमें पूरे डिटेल के साथ समझाया गया है। काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। अगर आप कोई भी एग्जाम है 2020 में दोस्तों, रेलवे का, एनटीपीसी का, या फिर ग्रुप डी एसएससी कोई भी एग्जाम है, तो अब अगर आप इस पीडीएफ को दोस्तों परचेज करके पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारा दावा है कि आपको एक भी क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। 49 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं होती, हमारी मेहनत उसका पैसा जो है लिया गया है, इसलिए इसको बिल्कुल ज़रूर ले लें दोस्तों, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो ये है रामविलास पासवान। ठीक है, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? रामविलास पासवान जी। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कृषि, किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल जी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? उत्तर हो जाएगा थावरचंद गहलोत जी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं अपनी स्मृति ईरानी। महिला और बाल विकास मंत्री, साथ में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है, पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री, वन, जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है पीयूष गोयल। ठीक है, रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तो इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो यह है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री हैं अपने गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक, गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। अगला क्वेश्चन है पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह है अपने। अगला क्वेश्चन है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री अरविंद सावंत। ठीक है, अरविंद सावंत है। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। इस वीडियो को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। आज का टारगेट है दोस्तों 50,000 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 50,000 लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ, जितने फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट इस वीडियो को वायरल कर दीजिए दोस्तों। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी यही गुजारिश है, आप कितना सहयोग जरूर करिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हैं। ठीक है, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है? तो यह प्रहलाद जोशी। संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। देखिए दोस्तों, इसमें आपको पूरा कवर किया गया है पूरे साल भर का, तो वीडियो लास्ट तक बने रहें। कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद है। ठीक है, कानून न्याय मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत। राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा जी हैं राज्यसभा के महासचिव। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद गहलोत। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है ओम बिरला जी। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। अगला है लोकसभा की महासचिव कौन है? तो लोकसभा की महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी बने दोस्तों भारत के पहले लोकपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, तो वो है नरेंद्र मोदी जी अपने। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत जी। सीईओ अमिताभ कांत जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि जी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, राजीव महर्षि जी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है थल सेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दोस्तों विपिन रावत बन गए हैं ये। ठीक है, ठीक है, थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विपिन रावत। जबकि दोस्तों देखिए ये मनोज मुकुंद नरवाने बनेंगे। ठीक है, 31 दिसंबर को रिटायर हो गए विपिन रावत जी, तो ये बनेंगे मनोज मुकुंद नरवाने अब हो गए हैं। ठीक है, 31 दिसंबर के बाद से मनोज मुकुंद नरवाने जी बन गए हैं यहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुसेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं वायुसेना प्रमुख। फिर है नौसेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ कौन है? करमवीर सिंह है। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? विवेक कुमार जौहरी हैं। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के महानिदेशक है विवेक कुमार जौहरी। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन।
आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। आईटीबीपी के महानिदेशक है सुरजीत सिंह देसवाल। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र है। ठीक है, एसएसबी का महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्रा जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? राजीव राय भटनागर जी हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसके महानिदेशक कौन है? राजीव राय भटनागर जी। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे पीडीएफ भेज दूँगा, ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसमें ऑनलाइन एसडी पॉइंट सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तो ये सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये कौन है? राजेश रंजन जी। ठीक है, सीआईएसएफ कौन है? राजेश रंजन जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का महानिदेशक है अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का महानिदेशक कौन है? राजीव चोपड़ा जी हैं एनसीसी के महानिदेशक। कौन है? राजीव चोपड़ा जी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी वो हैं सुधीर भार्गव जी। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? सुधीर भार्गव। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का महानिदेशक कौन है? अरविंद कुमार। आईबी के निदेशक है अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? शरद कुमार है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? शरद कुमार है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? सामंत गोयल है। रॉ के निदेशक है सामंत गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक है सामंत गोयल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना जी हैं। ठीक है, अरविंद सक्सेना जी हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन है? विनीत जोशी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाईबी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाईबी रेड्डी। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो वहाँ पर हम बहुत सारी नोट्स शेयर करते रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर जो है लाइक कर लें। काफ़ी वहाँ पे क्विज वगैरह भी हम अपडेट करते रहते हैं। ऑनलाइन एसडी पॉइंट सर्च करके आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईबी रेड्डी थे। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? एचएल दत्तू हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक, एचएल दत्तू हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, एचएल दत्तू। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन दोस्तों? प्रसून जोशी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो अभी तक लाइक नहीं हो तो फटाफट लाइक कर दें। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो हैं दोस्तों। कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं राम सेवक शर्मा। कौन है? राम सेवक शर्मा। सारे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए वीडियो। भारत के महान पंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के चेयरमैन कौन है? डीवी प्रसाद है। कौन है? डीवी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ए सूर्य प्रकाश है। ठीक है, प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ए सूर्य प्रकाश। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक कौन होता है? यानी कि पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रमुख महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह धतवालिया। पीआईबी के महानिदेशक बन गए हैं कुलदीप सिंह धतवालिया। अगला क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चोपड़ा है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन है? बृजेंद्र पाल सिंह है। ठीक है, एफटीआईआई यानी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं बृजेंद्र पाल सिंह। फिर दोस्तों बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है, प्रवीण कुमार पुरवार।
अगला क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI का चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? सुखवीर सिंह संधू है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? सुखवीर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? सुशील चंद्र मिश्रा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, तेल एंड प्राकृतिक गैस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है और प्रबंध निदेशक है? शशि शंकर। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? शशि शंकर है। अगला क्वेश्चन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC का चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। ठीक है, NTPC के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार झा है। ठीक है, देखिए ये दोस्तों प्रमोद अग्रवाल अब नए हो जाएंगे 2020 से। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल, अभी अनिल कुमार झा थे, प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? नलिन सिंघल। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? नलिन सिंघल है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन कौन है? के शिवान है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, के शिवान है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर शेखर मंडे। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक है डॉक्टर शेखर मंडे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका निदेशक है अजित कुमार मोहंती। फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके निदेशक है अजित कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VVSSC के निदेशक कौन है? S सोमनाथ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हैं S सोमनाथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्र हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र। राष्ट्रीय हरित अधिकरण है यानी NGT के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है बम्बई शेयर बाजार का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन है? आशीष कुमार चौहान है। बम्बई शेयर बाजार यानी BSE का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन है? विक्रम किर्लोस्कर। CII के अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है? LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। ठीक है, LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर है। ठीक है, तो ICC के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर है। ICC के CEO कौन है? अभी हमने देखा अध्यक्ष, ICC का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नोई। ICC की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है इंदिरा नोई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी इसके CEO कौन है? अभी हमने देखा इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, और इसके CEO कौन है? यानी कि BCCI के CEO हैं राहुल जौहरी। कौन है? राहुल जौहरी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री जी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है रवि शास्त्री जी। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड है। कौन है? भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के अध्यक्ष कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र बत्रा। अभी हमने भारतीय ओलंपिक संघ का भी देखा और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। फिर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? फीफा के अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। धीरेन्द्र पाल सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। NCERT के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अनीता करवाल है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के चेयरमैन कौन है? अनीता करवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी चेयरमैन है अनीता करवाल। साहित्य अकादमी के प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर कंबर। अगला है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उत्तम पचरने। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? उत्तर है अश्विनी लोहनी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। CDB के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक है राफेल मारियानो ग्रासी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कहाँ के? कंट्री याद रखेंगे, पुर्तगाल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? अमीना मोहम्मद है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव है अमीना मोहम्मद। ये कहाँ की है? नाइजीरिया की है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं तिजानी मोहम्मद बांडे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष है तिजानी मोहम्मद बांडे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक कौन है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक है क्यू डेंगू। ठीक है, क्यू डेंगू। अगला है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं। नए बने हैं अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO का महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधैनोम। WHO के महानिदेशक कौन बन गए? डॉक्टर टेड्रोस अधैनोम। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन गए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन है WTO का महानिदेशक कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है रॉबर्ट एजेवेडो। रॉबर्ट एजेवेडो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF की महानिदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कौन है? गाय राइडर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक है गाय राइडर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा H. फोर। ठीक है, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा H. फोर। याद रखेंगे यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा H. फोर। एशियन विकास बैंक यानी कि ADB के अध्यक्ष कौन है? ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। ताकेहिको नाकाओ हैं अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था इंटरपोल के महासचिव कौन है? जुर्गेन स्टॉक। कौन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था के महासचिव? जुर्गेन स्टॉक। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं किम जोंग एंग। ठीक है, किम जोंग एंग। नेक्स्ट है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख कौन है? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख है क्रिस्टीन लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड है। ठीक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख है क्रिस्टीन लेगार्ड। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डोर। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डोर। अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोलेनबर्ग। नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोलेनबर्ग। फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के महासचिव कौन है? मोहम्मद सनूसी बकाइंडो। ठीक है, सनूसी बाइकांडो। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के महासचिव कौन है? लिम जोक होई। आसियान के महासचिव याद रखेंगे लिम जोक होई है। अगला है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रमुख कौन है? जिम ब्रिंडेस्टाइन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है ये। नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रिंडेस्टाइन। इंपीरियल टोबैको कंपनी यानी RTC के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी है। ITC के अध्यक्ष ने संजीव पुरी है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। ठीक है, सेबेस्टियन कोए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन है? अचिम स्टेनर है। प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचिम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव कौन है? अमजद हुसैन बी सियाल। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन महासचिव हैं अमजद हुसैन बी सियाल। SSC यानी कि
स्टाफ सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन है ब्रजराज शर्मा। नेक्स्ट लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत के कानून सचिव भी हाल ही में कौन बने? अनूप कुमार मेहंदी रत्ता। बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने? डीके जैन बने हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? बिपिन रावत जी बने। पहले सीडीएस बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। ये थे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। सबसे जरूरी बात, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपने पीडीएफ नोट्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो जरूर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इस वीडियो को टाइटल में आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये की बुक है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोस्तों आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। वंस अगेन आपको बहुत सारा शुभकामनाएं न्यू ईयर की। आप लोगों का सपना जल्द से जल्द पूरा हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भारत में किसी अपराधी को कितने प्रकार के दंडों से दंडित किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो भारत में उसे क्या सज़ा हो सकती है। तो हमारे भारतीय कानून के अंदर, जो कि भारतीय दंड संहिता है, अपराधी को 5 तरीके से सज़ा दे सकती है। तो वो 5 कौन से दंड हैं? तो अगर आप आईपीसी की धारा पढ़ेंगे, 53 आईपीसी पढ़ेंगे, तो उसमें मेंशन किया गया है दंड के प्रकार। तो 5 तरीके से दंड दिए जा सकेंगे। सबसे पहला जो दंड है वो है मृत्यु दंड। जाहिर सी बात है, कोई जघन्य अपराध या कोई गंभीर अपराध के अंदर ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकेगा। अच्छा, मृत्यु दंड कौन दे सकता है? जिला एवं सेशन न्यायाधीश दे सकता है मृत्यु दंड, या फिर ऐसा कोई विशेष कोर्ट जैसे कि पोक्सो कोर्ट, जिस ऑफेंस के अंदर मृत्यु दंड है उसी में देगा। तो पोक्सो कोर्ट विशेष कोर्ट है, उसको भी पावर है मृत्यु दंड देने का। और दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकार के पास ये पावर है कि किसी भी हर मृत्यु दंड को वह चाहे तो घटा सकती है। यानी जो भारतीय दंड संहिता का कोई अन्य धारा है उसके तहत उसको कम कर सकती है उस धारा के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी ऑफेंस के अंदर 3 वर्ष की सज़ा है तो जो मृत्यु दंड है उसको 3 वर्ष तक कर देगी वो, और इसके लिए उसको किसी की सम्मति की आवश्यकता नहीं है। धारा 54 आईपीसी में ये चीज़ मेंशन है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा ऑफेंस है जो भारत में दिया जा सकता है, वो है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास को अब सिंपल शब्दों में समझेंगे कि जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक वह कारावास में रहेगा। यानी टिल डेथ, जब तक वो मर नहीं जाता वो कारावास में रहेगा। उसकी बॉडी ही बाहर आएगी जो कि परिवार वालों को दे दी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार वालों को देंगे तो वो जो उसकी जो भी चीज़ें करने की होती हैं वो होंगी। तो कुल मिलाकर के आजीवन कारावास जब तक जीवित है तब तक जेल में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कारावास जो दंड है वो है कारावास। तीसरा दंड कारावास। अब कारावास को भी 2 तरह से बांटा गया है कि भाई एक तो कारावास होगा कठोर या कठिन। कठोर भी बोल सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं। कठोर कारावास की सज़ा सुना होगा आपने किसी ने, या सादा कारावास की सज़ा, ये भी आपने सुना होगा। तो कठोर जहाँ पे आ रहा है, कठोर कारावास तो मतलब श्रम के साथ उसको काम करना पड़ेगा, सज़ा के साथ। सज़ा तो भुगतेगा ही सही जेल के अंदर, लेकिन उसको काम भी करना पड़ेगा, सश्रम, श्रम के साथ वो उसमें जेल में रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति को सादा कारावास दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जेल के अंदर बंद रखा जाएगा, उससे कोई काम नहीं कराया जाएगा। तो ये है कठिन और कारावास। समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं आपको कि दोस्तों एक सेक्शन है 73-74 जिसमें एकांत परिरोध, मतलब एक अलग कमरे के अंदर ऐसे अपराधी को जिसको सज़ा दी गई है रख सकेगी। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इस व्यक्ति को केवल एक अंधेरे कमरे में, एक जहाँ पे इसके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को उस जगह पर रखेंगे, तो धारा 73 कहती है कि ऐसे व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। यानी आपने फिल्मों में देखा होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति को एक कोठरी टाइप बनी होती है उसके अंदर डाल देते हैं, वो अंदर ही रहता है अकेला, उसके आसपास दूसरा मुलजिम नहीं होता है। तो वो होता है एकांत परिरोध, अकेले में अभिरक्षा में रखा गया है उस व्यक्ति को। लेकिन जो इसकी 74 है वो ये कहती है कि जिस व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखोगे उसको 14 दिन से ज़्यादा लगातार आप उसमें एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। मतलब 14 दिन से अधिक आप नहीं रख पाओगे। मैक्सिमम 14 दिन तक आप उसको एक कमरे के अंदर रख सकते हो, जेल की एक कोठरी के अंदर रख सकते हो।
और जैसे 14 दिन गुजर जाएंगे उसको बाहर लाओगे तो फिर बाकी के 14 दिन वो बाहर ही रहेगा। उसके बाद चाहो तो फिर अगर उसकी सज़ा ऐसी है कि उसको 1 महीने तक एकांत परिरोध में रखना है तो फिर नेक्स्ट आप वापस से 14 दिन के लिए उसको डाल सकते हैं। लेकिन जितने टाइम के लिए वो अंदर रहा है उतने टाइम के लिए उसे बाहर रखोगे बराबर, उसके बाद दोबारा से फिर वही आप एकांत परिरोध में उसको रख सकते हो। ये तो ही एक बात। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई 7 दिन के लिए भी इसमें प्रोविज़न है, अलग अलग सज़ा के हिसाब से जो कोर्ट निर्देशित कर दे कि अगर ऐसी सज़ा दी गई है जिसमें कि भाई 1 साल से अधिक की सज़ा थी, उसके अंदर एकांत परिरोध की बात की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 दिन से अधिक किसी भी कंडीशन के अंदर उसको एकांत परिरोध में, मतलब एक ऐसे कमरे के अंदर बंद करके नहीं रखा जाएगा। 7 दिन की नहीं रखेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे, या 7 दिन से कम की नहीं रख सकते हैं, 1 दिन की नहीं रख सकते हैं, 2 दिन की नहीं रख सकते हैं, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। तो दूसरी कंडीशन है जब 1 साल से अधिक के मामले के अंदर। और दोस्तों अगर फिर वही 7 दिन के बाद अगर वापस से उसको 7 दिन की नहीं रखना है तो पहले 7 दिन बाहर रखो, फिर 7 दिन अंदर रखोगे। तो ये है 2 कंडीशन, 2 तरीके से पनिशमेंट हो सकता है। उसमें 14 और 7 दिन का जो ऑफेंस मैंने बता दिया आपको किस तरीके से रखेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि भाई जो चौथा कारावास है वो कौन सा होगा। वो होगा संपत्ति का संप्रहण, यानी किसी व्यक्ति को जो सज़ा हुई है उसके अंदर उसको किसी संपत्ति को जब्त करना था कोर्ट को, या कोई संपत्ति लेनी थी उससे, तो ऐसे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ली जा सकेगी। कोर्ट के आदेश के बाद उसकी संपत्ति की नीलामी करके जैसे भी कोर्ट को लगता है उचित कार्रवाई करके संपत्ति उससे ली जाएगी, वसूल किया जाएगा पैसा। तो चौथी जो कंडीशन है वो है संपत्ति का संप्रहण, मतलब संपत्ति को जब्त करना। तो वो कुर्की करके करे, कोर्ट को जैसा उचित लगता है वैसा कर सकती है। जो 5वां है वो है केवल जुर्माना। कोर्ट चाहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है कि उसको सिर्फ जुर्माने के आधार पर ही छोड़ा जा सकता है, तो जितना कोर्ट ने जुर्माना दिया गया है या कोर्ट ने तय किया गया है जुर्माना, वह जुर्माना दे करके वह व्यक्ति बाहर आ सकता है। अगर जुर्माना नहीं देता है तो अंदर जाएगा। अगर कोर्ट आदेश करे कि भाई फला दिन के लिए इसको अंदर रखो, उसके बाद छोड़ देना, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 तरीके के दंड हमारे देश के अंदर दिए जाते हैं। व्यक्तियों को जैसे अपराध उन्होंने किए हैं वैसे उनके हिसाब से दंड दिए जाते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मेरे से सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर करके दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी, आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। क्वेश्चन मुख्यतः क्या आता है कि 11 मूल कर्तव्य हैं, तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में वो मूल कर्तव्य दे देगा और 1 ऑप्शन में कोई भी दूसरा अपनी ओर से नया जोड़ के दे देगा। तो इन मूल कर्तव्यों को आपको याद कैसे करना है, सभी 11 मूल कर्तव्यों को, वो इतनी आसान ट्रिक है। 1-2 बार आप उसको अच्छे से, इस वीडियो को पूरा को अच्छे सुनिएगा, आप जीवन में कभी मूल कर्तव्य नहीं भूलेंगे। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो मूल कर्तव्य के बारे में है कि ये कौन से भाग में है, तो ये संविधान के भाग 4 क के अंदर है। और आर्टिकल कौन सा है, 51 क। शुरू में मूल कर्तव्य नहीं थे जब संविधान बना था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86 यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब हम शुरुआत करते हैं। मूल कर्तव्य, सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आपको याद कैसे करना है, ABCD तो सबको आती है, ABCD EFGHI JKLMN। तो ABCD के माध्यम से ही हम इसको याद करेंगे। लाइन वाइज चलना है हमें। सबसे पहले ए से आपको याद रखना है एंथम। जो ही ए नाम आए, ए का मतलब एंथम, और एंथम का मतलब क्या होता है, गान, यानी राष्ट्रगान। जो ही राष्ट्रगान याद आ जाएगा तो राष्ट्रगान के साथ आप राष्ट्र ध्वज है। और यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट यही है कि संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे मेन पूछने वाली बात इसमें यही होती है। तो ए से एंथम हो गया, यानी एंथम से मतलब गान, यानी राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के साथ आप राष्ट्र ध्वज को भी याद रखें। दूसरा क्या है, बी। ए के बाद में बी आता है ABCD में। बी से आपको याद रखना है भगत सिंह।
अब भगत सिंह को आप याद कीजिएगा किस चीज़ के लिए हम जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो योगदान था, बलिदान था। और यही देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, इसमें ख में क्या है, दूसरा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मेन लाइन इसमें है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तो बी से आप भगत सिंह याद रखें और जो ही भगत सिंह आपको याद आएगा राष्ट्रीय आंदोलन, ये याद आते ही आप इसको क्लियर कर देंगे। सी से आपको याद करना है सोवर्निटी। हालांकि सोवर्निटी की स्पेलिंग है वो एस से शुरू होती है, लेकिन यहाँ आप सी से ही करना है, आपको याद रख लेना है सोवर्निटी। और सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। सोवर्निटी का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है संप्रभुता। तो जो ही प्रभुता शब्द आएगा, प्रभुता से एकता और अखंडता, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू उसको बनाए रखें। तो सी से हो गया सोवर्निटी। सोवर्निटी आती है एकता और अखंडता। नेक्स्ट उसके बाद में आपको ABCD में क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी से आपको याद रखना है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। अब यहाँ देख लीजिए लाइन क्या है, रक्षा से मतलब डी से डिफेंस। डिफेंस किसकी रक्षा, देश की रक्षा, यही है मेन लाइन इसमें। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है देश की रक्षा। उसके बाद में आता है ABCD के बाद में ई से आपको याद रखना है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, समता या समानता। तो अब आगे इसमें देखिए क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। तो यही है समानता, सभी के साथ समान भावना का व्यवहार करना, सभी को भाई माना, भ्रातृत्व का व्यवहार करना, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्त्रियों को भी सम्मान देना, उनका रेस्पेक्ट करना और उनको बराबर दर्जा देना। तो इक्विटी से आपको याद रख लेना है समानता, किसके साथ, महिलाएं, स्त्रियां, उनके सम्मान करना, उनका रेस्पेक्ट करना। और भ्रातृत्व की भावना, पूरे देश में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। उसके बाद में ई के बाद में आता है एफ। अब एफ से आपको कैसे याद रखना है, एफ से आपको याद रखना है फादर। फादर याद रह जाएगा, एफ से फादर। तो कैसे याद रखना है कि हमारे फादर, हमारे पिताजी के द्वारा जिन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है, फादर से मतलब पिताजी जो है वो क्या करेंगे, परंपराओं का निर्वहन। तो उनका भी जो परंपराओं को है वो हमें बनाए रखना है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है परंपरा। एफ से फादर, और फादर जी हैं जो पिताजी हैं, वो परंपराओं को बनाए रखें और हमें भी उसको बनाए रखना है। उसके बाद में ABCD E F हो गया, फिर आता है जी से याद रखना है ग्रीन या ग्रीनरी। जी से ग्रीन का मतलब हरा हरा। क्या होता है हरा हरा, पर्यावरण, नेचर। तो जी से ग्रीन यानी ग्रीनरी, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की है, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो जी से याद रखना है ग्रीन से याद आती है, आप समझाएंगे कि ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ABCD E F G H। एफ से याद रखना है एच से याद रखना है ऐसे ह्यूमनिज्म क्या होता है, मानववाद। तो ये एच से ये शब्द आपको याद रह जाएगा, मानववाद, ह्यूमनिज्म। और वाद का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। और सिद्धांत किस में होते हैं, विज्ञान में होते हैं। तो इस तरह आप लिंक करके याद कर लीजिएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का देखा मैंने, UPSC के जो एग्जाम है IAS के, उनमें ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वो कई बार पूछता है, क्योंकि मूल कर्तव्यों में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जो है माइंड में नहीं रहता कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मूल कर्तव्य है, लेकिन ये है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। एच से क्या हो जाएगा, ह्यूमनिज्म, मानववाद, वाद का मतलब सिद्धांत किस में होते हैं, विज्ञान में, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ज्ञानार्जन, ये शब्द भी इसके साथ में आ जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद EFGH आई से आपको याद रखना है इनकम। तो इनकम से सीधा ही क्या हो जाएगा, संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति को जो है वो इसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी जैसे लोग जो हैं वो सरकारी बसों में आग लगा देते हैं, कई बार भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है,
तो उस तरह के नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति को हमें बिल्कुल सुरक्षित रखना है। उसके बाद में HIJ, जे आता है। जे से आपको याद रखना है जॉइंट। जॉइंट जॉइंट क्या होता है? एक साथ। तो व्यक्तिगत और सामूहिक, जॉइंट यानी सामूहिक, बस इतना ही कीवर्ड इसमें सफिशिएंट है। गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए परिवर्तन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और उसके जे के बाद में आता है के से याद रखना है क ख गड़े। तो क ख गड़े किसको सिखाते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। तो माता पिता या संरक्षक, उनका ये दायित्व है, ये मूल कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक की आयु वाले अपने बच्चों को यथासंभव जो है बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपके सामने ओपन जो है, ये ओरिजिनल बेयर एक्ट है संविधान का, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है? ए से याद रखना है। ए से क्या है? एंथम। एंथम से मतलब गान यानी राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र ध्वज भी आ जाएगा, इनका आदर करना है। बी से आपको याद रखना है भगत सिंह, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। सी से सोवर्निटी। तो सोवर्निटी का मतलब जो है यहाँ क्या होता है? संप्रभुता। तो सी से ये मिलता जुलता से है, इसलिए आपको बताया है सोवर्निटी की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, ना कि सी से, लेकिन आपको याद रखने के लिए बताए हैं। तो संप्रभुता, जो ही प्रभुता आएगा, एकता और अखंडता। और उसके बाद में डी से याद रखना है डिफेंस। तो रक्षा, किसकी रक्षा? देश की रक्षा। उसके बाद ABCDE, ई से इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है? समानता, समरसता। तो उसकी भातृत्व की भावना का निर्माण करना, स्त्रियों के लिए सम्मान रखना, और ऐसी जो कोई प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनका त्याग करना। उसके बाद में EF, एफ से क्या याद रखना है? फादर। तो फादर से मतलब पिताजी। तो पिताजी से क्या याद रखना है? परंपरा। तो परंपरा को हमें उस महत्व को समझना है और उसका रक्षण करना है। उसके बाद आता है जी से याद रखना है ग्रीनरी, यानी हरियाली, यानी प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा। अब इसमें वन, झील, नदी सब आ जाएंगे। उसके बाद एच से ह्यूमनिज्म, यानी मानववाद। वाद किस में होता है? विज्ञान में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। तो विज्ञान से हमारा क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञानार्जन शब्द भी याद रखना है आपको। उसके बाद आई से क्या होता है? इनकम। इनकम नाम आते ही आपको क्या रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। EFGHI। और आई के बाद में आता है जे से आपको याद रखना है जॉइंट, यानी सामूहिक गतिविधियां। तो अब ये लाइन आपको याद रखनी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है आगे बढ़े। और उसके बाद आता है के से मतलब क ख गड़े। तो क्या है क ख गड़े? कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो भी गार्जियन हैं, चाहे माता पिता, उनके संरक्षक, उनका मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करें। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कभी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी। 3, 4, 5 बार इन मूल कर्तव्यों को आप पढ़ें। ये बिल्कुल जो मूल बेयर एक्ट है वही आपके सामने रखा है मैंने। संविधान में एज इट इज़ यही लाइनें लिखी हुई है, एक एक शब्द। और ABCDEFGHIJK, बस ये ABCD के हिसाब से आपको चलना है, आपको बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उसका जवाब बताना है, लिख के बताना है कमेंट में कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको इसका जवाब देना है। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मूल कर्तव्य से संबंधित मेरे हिसाब से अब आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है भारतीय संविधान से ही है और थोड़ा सा वीवीआई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट मैं आपको दूंगा जो आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, विषय है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। अब अंतर इसलिए लेकर आया हूं कि कुछ कुछ फैक्ट जो हैं वो एग्जाम में आते हैं और आपको पता है कि बिहार दुर्गा का एग्जाम आ रहा है और बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है। तो मेरा बस इतना ही कोशिश है छोटे छोटे वीडियो बनाकर और आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है क्लियर कराऊं। तो आइए शुरू करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा। इधर मैंने लिखा हुआ है विषय का नाम। तो पहला विषय है आपका उपनाम, यानी लोकसभा का और राज्यसभा का उपनाम क्या है। तो पहले आते हैं हम लोग लोकसभा पे। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक, ये एक निम्न सदन है और ये अस्थायी सदन भी है। अस्थायी इसलिए क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। अगर कोई भी सरकार बनता है तो वो 5 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद चुनाव होगा, फिर यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो 5 साल के बाद भंग हो जा रहा है, इसलिए ये एक तरह से अस्थायी सदन है। दूसरा आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा एक उच्च सदन है और ये एक अस्थायी सदन है। दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो आप साफ बोलिएगा ये भंग ही नहीं होता है। ठीक है, देखो कभी कभी लोग कर देता है 6 वर्षों का, तो 6 वर्ष वो सदस्यों का कार्यकाल है, ना कि राज्यसभा का। दूसरा आते हैं सदस्य संख्या, यानी लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है। तो हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक जो अधिकतम होगा, अधिकतम कितना है 550 प्लस 2 कितने हो गए 552, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो 545। दोस्तों, ये 1971 की जनगणना के आधार पर दोनों का सीट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सीट निर्धारित किया गया है। अब आते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा का अधिकतम कितना है तो 250, 250। वर्तमान कितना है तो आपका 545। अब आते हैं सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो 18 वर्ष आप अगर हैं, लोकसभा के एमपी कोई खड़े होते हैं तो आप वोटिंग करते हैं, जनता पूरा जाता है, वोट करता है और अपने प्रतिनिधि को चुनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन कैसे, जनता खुद जाकर वोट मारता है, इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो वोट देता है और गुप्त मतदान के द्वारा। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो दोस्तों इसमें जनता शामिल होता है, लेकिन इनका वोटिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में से राज्यसभा का सदस्य चुनना है, एमपी को चुनना है, तो आप वोट नहीं देते हैं, आपके द्वारा पहुंचाए गए एमएलए जो है वो वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए। तो अब यहाँ तरह से आप तो वोट नहीं कर रहे हैं राज्यसभा को, लेकिन फिर भी आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने उनको वोट किया, यानी जनता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, इसलिए कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान के द्वारा। दूसरा आता है उम्र सीमा। अब लोकसभा सदस्यों की उम्र सीमा क्या है, बस योग्यता में आप इतना ही रखिएगा 25 वर्ष। राज्यसभा का कितना है तो 30 वर्ष। दूसरा शपथ। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या किसी वरिष्ठ अधिकारी को चुन लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति। सेम। दूसरा कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, पहले भी सरकार अगर गिर जाती है तो पहले भी बढ़ सकते हैं और आपातकाल लगेगा तो 1 साल बढ़ भी सकता है। दूसरा यहाँ पे है, देखिए राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्षों का होता है। इसमें दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे सेवा मुक्त होते हैं। जैसे एक तरफ से निकलते जाते हैं और एक तरफ से एंट्री करते जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है अस्थायी सदन है राज्यसभा, वो कभी भंग नहीं होता है, बस निकलिए और आइए। ठीक है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पे 2 साल पे। अब यहाँ पे है सदन प्रमुख। जैसे लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, जो सदन चलाता है, तो वो होते हैं अध्यक्ष। दूसरा कौन चुनाता है तो उपाध्यक्ष। और ये कहाँ से चुन कर आते हैं तो लोकसभा अपने खुद सदस्यों में से चुनता है। यहाँ पे है
भाई राज्यसभा का सदन प्रमुख कौन होता है? तो सभापति। और सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, एक राज्यसभा ही एकमात्र ऐसा सदन है जिसका प्रमुख उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे ये है वीवीआई, और एक चुनाते हैं उपसभापति, यानी सभापति और उपसभापति। अब उपसभापति कहाँ से आते हैं? तो ये राज्यसभा से ही चुनकर आते हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पर देखिएगा उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो 12। अब 12 कौन कौन? तो साहित्य, कला, समाज सेवा, मतलब इसी तरह से जितने भी सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 12, यानी पूरे सदन में 14 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र ये किसको देते हैं? भाई लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो त्यागपत्र देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को, और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो त्यागपत्र देंगे सभापति को। दोस्तों, अगर ये अंतर याद रख लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंटेड को आप आराम से देखकर क्लिक कर सकते हैं। और देखिए, एग्जाम छूटता है 1-2 नंबर से। अब थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए तो कहेंगे ले एग्जाम गया। तो अभी आप कंटिन्यू लगे रहिए, हम भी कंटिन्यू लगे हुए हैं, और आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पकड़े जाएं और आप अधिकारी के रूप में चुने जाएं। जय हिंद। किसी के साथ मारपीट करना या किसी को जख्मी करना या किसी को चोट पहुंचाने का मामला काफ़ी गंभीर होता है। तो ऐसे मामलों में क्या क्या कानूनी प्रोविजंस हैं, कौन सी धाराएं लगती हैं और कितनी सज़ा होती है, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 323, 324, 25 और 26 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आम सी मारपीट जैसे कि किसी को चांटा मारना, ऐसे मामलों की शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन ये मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है। फिर भी शिकायती को चाहिए कि वो पुलिस से शिकायत करे। इस मामले में अदालत के सामने अर्जी दाखिल करके एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई जा सकती है। साधारण मारपीट के केस में आईपीसी सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज होता है। इसके लिए अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले एमएलसी करा लेनी चाहिए, जिसे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी एमएलसी को लगाया जा सके। एमएलसी मारपीट के बाद किसी भी डॉक्टर से कराई जा सकती है। एमएलसी में एक पूरी रिपोर्ट होती है कि कितनी चोट लगी है, कौन से हथियार से चोट लगी है, और साथ साथ ही उसमें डॉक्टर की राय भी होती है। अगर साधारण मारपीट के दौरान कोई किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो फिर ये मामला आईपीसी सेक्शन 324 के तहत आता है। ऐसे मामले में शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की कैद हो सकती है। ये अपराध गैर जमानती और गैर समझौतावादी दोनों है, यानी ना तो इसमें जमानत होती है और ना ही इसमें समझौता होता है। साथ ही ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आता है। बाद में अगर दोनों पक्षों में समझौता हो भी जाए तो फिर भी एफआईआर कोर्ट की इजाज़त से ही ख़त्म की जा सकती है। पुलिस समझौता होने के बाद एफआईआर को ख़त्म नहीं कर सकती है। अगर कोई शख्स किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो फिर आईपीसी सेक्शन 325 के तहत केस दर्ज होता है। ये मामला भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये समझौतावादी है। साथ ही ये जमानती अपराध भी है, यानी इसमें समझौता भी हो सकता है और इसमें जमानत भी हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर दे तो आईपीसी सेक्शन 326 के तहत केस दर्ज किया जाता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे जान का खतरा हो जाए, ऐसे अपराध इस कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी के साथ मारपीट करके कोई हड्डी या दांत तोड़ दिया जाए तो भी आईपीसी सेक्शन 326 के तहत ही केस दर्ज होता है।
ये गैर जमानती और गैर समझौतावादी क्राइम है, यानी इसमें ना तो जमानत होती है और ना ही इसमें समझौता होता है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद या फिर उम्र कैद तक हो सकती है। अगर किसी पर कोई उसकी जान लेने की नियत से हमला करता है, उसको मारना चाहता है और फिर उस पर हमला करता है, तो आरोपी पर आईपीसी सेक्शन 307 यानी हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई शख्स किसी पर अटैक करे और इस कारण जान को खतरा हो जाए, लेकिन आरोपी की नियत जान लेने की नहीं थी, तो फिर गैर इरादतन हत्या की कोशिश यानी आईपीसी सेक्शन 308 के तहत केस दर्ज होता है। दोषी पाए जाने पर इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 साल की कैद हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना आईपीसी सेक्शन 323, 24, 25 और 26 के बारे में, साथ साथ ही आपने जाना आईपीसी सेक्शन 307 और 308 के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कई दोस्तों ने कमेंट किए थे कि इस चीज़ों में हमें बेसिक समझ की ज़रूरत है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों वर्ड यूज आते हैं या फिर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते समय इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो इनको हम पार्टिकुलर रूप से एकदम डिवाइड कर देंगे कि कैसे पढ़ें, समझें कि कार्यपालिका को बिल्कुल अलग तरीके से, विधायिका को अलग और न्यायपालिका को अलग, और जहाँ जहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और कैसे इसको पढ़ाई करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। सबसे पहले भारत में जो है वो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और जो संविधान बनाया गया उसमें 3 तरह से कार्य करने वाले 3 अंग बनाए गए। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका कौन है और इनका कार्य क्या होता है। तो भारत में क्या है, विधि या किसी भी प्रकार का कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है। विधायिका का मतलब ही होता है विधेयक बनाना। विधेयक यानी बिल। कोई भी बिल बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास होती है। और इस बिल को लागू करने तथा एग्जीक्यूट करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। तो बिल बनाना यहाँ है, उसे लागू करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। और यदि इसे लागू करने में कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की न्यायिक चुनौती आती है या फिर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके सजा का प्रावधान अर्थात न्याय की व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। तो एक बेसिक समझ हो गई कि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति विधायिका को प्राप्त है, कानून को लागू कराने की शक्ति कार्यपालिका के पास है और उसके उल्लंघन के मामले में सजा देने की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। तो ये कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, विधायिका और कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे और न्यायपालिका में कौन आएंगे, इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं कार्यपालिका को देखते हैं। कार्यपालिका जो कार्य को चलाते हैं, तो हमारे यहाँ आपको पता होगा कि 2 स्तर पर सरकार बनाए जाते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर सरकार में कार्यपालिका में कौन कौन है, राज्य स्तर पे कौन है, उसको समझते हैं। केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे सबसे प्रमुख होता है कार्यपालिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ना ही केवल केंद्र स्तर पर बल्कि पूरे भारत के कार्यपालिका का अगर सबसे हेड माना जाता है तो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति। दूसरे रूप में आते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरे में आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहा जाता है। एक्चुअली में हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इन्हें कार्यपालिका के नामित शक्ति और इन्हें कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का हकदार माना जाता है। और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करता है मंत्रिपरिषद। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। ये केंद्रीय स्तर पर। अब मंत्रिपरिषद में क्या, तो बहुत 3 तरह के मंत्री होते हैं दोस्तों। एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक
उप मंत्री, ये तीनों मंत्री भी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। इसके अलावा इस कार्यपालिका को समझने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ दो तरह के कार्यपालिका भी डिवाइड किए जा सकते हैं। एक को बोलते हैं अस्थाई और एक को बोलते हैं अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका में वे सदस्य आते हैं जो 60 या 62 साल की आयु के लिए चुने जाते हैं। जैसे आप आईएएस अधिकारी वगैरह को देखते हैं, वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं, उन्हें जॉब दिया जाता है, उन्हें जॉब लेटर मिलता है और वो फिक्स होते हैं। तो वैसे अधिकारीगण जो एक निश्चित सीमा यानी लगभग 60 वर्षों की आयु तक के लिए कार्यकाल के लिए कार्यपालिका का अंग बनते हैं, वे अस्थाई कार्यपालिका कहलाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। तो इस अस्थाई कार्यपालिका के केंद्र के समान ही दोस्तों यहाँ राज्य में भी कार्यपालिका होती है। और राज्य में हम लोग देख सकते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये क्या हो गए, राज्य के कार्यपालिका हो गए। और यहाँ हमने देखा था केंद्र के, ये राज्य में अस्थाई कार्यपालिका है, ये केंद्र में अस्थाई कार्यपालिका है। अस्थाई कार्यपालिका दोनों जगह होते हैं और वो अधिकारीगण होते हैं जो अधिकारी के रूप में सेवा देते हैं, सचिव के पद पे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अस्थाई कार्यपालिका के अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसकी ओर बढ़ते हैं। अब इसी अस्थाई कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका है, इसके बारे में स्पेशली हम लोगों को पार्टिकुलर रूप से पढ़ना है। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ना है। राष्ट्रपति चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनके कार्य है, उनकी पदावधि क्या होती है, कितने बार चुने जा सकते हैं, शपथ कौन दिलाता है, तो ये सब बारी बारी से आपको राष्ट्रपति चैप्टर, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर राज्य में आएंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि, ये क्रमशः आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कार्यपालिका पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। फिलहाल हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि किस प्रकार से अस्थाई और अस्थाई में कार्यपालिका विभाजित है, केंद्र और राज्य स्तर पर कार्यपालिका विभाजित है, राज्य के कार्यपालिका का हेड राज्यपाल होता है और केंद्र के कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से अब आते हैं विधायिका में, और ये जो विधेयक बनाने संबंधी काम है ये भी दो जगह देखे जाते हैं, एक केंद्र में होता है और एक राज्य में होता है। आपको मैंने पढ़ाया था स्पेशली सूचियों में कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची है, उन विषयों पर जब विधि बनाने की बात आती है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, केंद्र द्वारा। जो राज्य सूची की विषय है उस पर कानून बनाने का मुख्य अधिकार किसको है, राज्य को। और जो समवर्ती सूची है उनमें दोनों बना सकते हैं। तो ये जो केंद्र में या राज्य स्तर पर विधायिका काम करता है, वो उनका मुख्य काम होता है विधि बनाना। विधि बनाने के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसका नाम है संसद, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था है उसका नाम है विधानमंडल। अब केंद्र में कानून बनाने के लिए इस संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, और ये दोनों सदन मिलकर के कोई भी विधेयक तैयार करते हैं। और इसी सदन के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, विधायिका। केंद्रीय स्तर पर जो ये इसके मेंबर और इसके मेंबर होते हैं, वास्तव में उसे सांसद कहा जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये विधायिका का अंग होते हैं और विधेयक बनाने का काम करते हैं। जब राज्य स्तर पे आते हैं तो विधानमंडल में भी 2 स्तर देख सकते हैं आप, और इसमें आप देखेंगे विधानसभा और देखेंगे विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होता है। ये जितने भी हमारे अभी राज्य दिखाई दे रहे हैं 29 राज्य, उन सभी राज्यों में विधानसभा मौजूद है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी में भी विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद जो होता है वो सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। यह डिपेंड करता है उस राज्य पर कि क्या वो विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं। ये विधान परिषद रखने वाले अभी राज्यों की संख्या 7 बताई जा रही है, ठीक है। और ये अगर राज्य चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, राज्य चाहे तो इसे अपना भी सकते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इस तरह से
राज्य स्तर पर विधानमंडल विधायिका का काम करते हैं और इसके मेंबर विधायक कहलाते हैं और इसके मेंबर सांसद कहलाते हैं। जब इसमें आते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हम विधानमंडल के स्तर पे देखते हैं। और यहाँ एमपी सांसद के स्तर पे देखते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। अब मैटर फंसता है कि प्रधानमंत्री तो यहाँ भी होते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो लोकसभा के मेंबर हैं और नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के नाते वो विधायिका के भी अंग होते हैं और जब यहाँ वे कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगते हैं तो कार्यपालिका के अंग भी होते हैं। उसी तरह से जितने भी मंत्री पद होते हैं, जैसे आप कैबिनेट मंत्री देख रहे हैं, राज्य मंत्री देख रहे हैं, वर्तमान में आप राजनाथ सिंह जी को देख रहे हैं, सुषमा स्वराज जी को देख रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं जो मंत्री बनते हैं, ये मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका का अंग बन जाते हैं और जब तक मंत्री नहीं है तब तक क्या होते हैं, विधायिका का अंग बन जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है उसी समय और विधायिका भी हो सकता है। जब वह संसद में बिल पास करने के लिए जाता है तो वह विधायिका के रूप में काम करता है और जब वह अपने मंत्रालय में रह के कार्य करता है तो उस समय वह कार्यपालिका काम करते हैं। जैसे सरकार पक्ष के कई मेंबर कार्यपालिका के साथ काम करते रहते हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग होते हैं वो केवल विधायिका के रूप में ही काम कर पाते हैं। तो इस तरह से विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी मेंबर हो सकते हैं। ये हमेशा आपको याद रखेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका में एक बॉन्डिंग चलता रहता है, इसके मेंबर इसके भी मेंबर है और इसके मेंबर इसके भी मेंबर है। और विधायिका कौन कौन थे, कार्यपालिका कौन कौन थे, इसे हम लोगों ने आसानी से समझ ली। अब आते हैं न्यायपालिका की। तो कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए या फिर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके दंड के प्रावधान के लिए ही स्पेशली न्यायपालिका की बात की गई है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और उसे एकीकृत रूप में ढाला गया है, यानी ऊपर से लेकर नीचे के रूप में एक श्रृंखलाबद्ध रूप में सजाया गया है। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपरी स्तर पर जो न्यायालय है वह है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके निचले स्तर पे आते हैं हाई कोर्ट और फिर उसके निचले स्तर पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो सत्र न्यायालय हम लोग कहते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यायपालिका का एक क्रमिक चरणबद्ध श्रृंखला है जिसे हम लोग एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अब इसमें ये केंद्र और राज्य वाली बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि केंद्र का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और राज्य का कोर्ट है हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय है, लेकिन केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसका यह तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता है कि यह राज्य का है और यह केंद्र का। वास्तव में यह एक क्रमिक श्रृंखला है जिसमें विधिवत रूप से यदि यह इस कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं तो यहाँ अपील कर सकते हैं, यहाँ को नहीं मानते हैं तो यहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये न्यायपालिका एकीकृत है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से काम करती है। आपको मैंने एक अनुच्छेद पढ़ाया था, अनुच्छेद 50 याद होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़कर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसमें यही बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए दोस्तों? यदि आप एज ए एग्जाम्पल समझते हैं, यदि यहाँ सरकार और यहाँ जज दोनों एक दूसरे से साठ-गांठ रखेंगे तो किसी भी कीमत पर निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा, ना ही सरकार पर न्यायपालिका किसी परिस्थिति में अच्छे काम करने के लिए दबाव बना पाएगी। तो इसीलिए अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग रह के काम करते हैं तो जनता की भलाई अधिक हो पाती है और जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हम करते हैं हमारे संविधान में, वो पूरा हो पाता है। इसीलिए अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात की गई है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कार्यपालिका कैसे काम करता है, विधायिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है। इसमें केंद्र स्तर पर भी विधायिका और कार्यपालिका और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधि बनाने के लिए जो विधायिका है वो केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो हमारे पूरे भारत में एकीकृत है। इसे केंद्र या राज्य में नहीं बांटा जाता, बल्कि ये क्रमिक श्रृंखला में ये काम करते हैं, ठीक है। और सबके काम एक दूसरे को सपोर्ट करना है और फाइनली ये तीनों स्तंभ मिलकर इस तरह से भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
और आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को कहा जाता है। तो ये 3 स्तंभ ये हैं जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, फिर राज्य के कार्यपालिका, फिर विधायिका में केंद्र का विधायिका, राज्य के विधायिका, और फिर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस तरह से क्रमिक रूप से इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इन चैप्टरों से जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसे आसानी से आप बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, एडुटेरिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका अपना प्रवीण कुमार। देख बिना देख। डाउनलोड तक ऐप। बिहार के गायकों की बॉलीवुड में धाक है। यहाँ की मिट्टी में जन्मे गायकों की गायकी का कोई शान नहीं। आज बिहार तक आपको बताएगा बिहार के वो 5 गायक जिन्होंने देश और विदेश में बिहार का नाम रोशन किया। देश भर में इन सिंगरों के गाए गानों पर लोग थिरकते हैं, गुनगुनाते हैं। इनके दर्द भरे गानों की आवाज लोगों को रुलाती भी है। शारदा सिन्हा भोजपुरी फोक सिंगर है, लेकिन बॉलीवुड में उनके गायक गीतों की गूंज तब भी थी और अब भी है। मैंने प्यार किया का, कहे तो से सजना की एक अमर गीत है। हालांकि इसके बाद शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में कम ही गानों को आवाज दी, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के इलेक्ट्रिक पिया गाने से बॉलीवुड में इनकी जबरदस्त वापसी हुई। शारदा सिन्हा को साल 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2015 में बिहार सरकार द्वारा सिनेमा यात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2018 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्लेबैक सिंगिंग में अब तक का सबसे बड़ा बिहारी नाम है उदित नारायण। बॉलीवुड में भी उनके कद तक पहुंचने वाले चुनिंदा गायक ही हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा ऐसा काम करेगा, हम प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जैसे गानों सहित उदित नारायण तकरीबन 15,000 से अधिक गाने गा चुके हैं। उदित नारायण के गाए सारे गानों को लोगों ने बहुत प्यार दिया। शायद ही कोई स्टार हो जिसके लिए उदित नारायण ने अपनी आवाज नहीं दी। प्योर फिल्मी बैकग्राउंड वाले इस बिहारी छोरे ने बॉलीवुड के लिए अपना प्यार बचपन में जाहिर कर दिया था। आदित्य एक जाने माने प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन होस्ट और बॉलीवुड एक्टर है। आदित्य ने पहला प्लेबैक सिंगिंग नेपाली फिल्म मोहिनी में किया था, लेकिन हिंदी फिल्म में गाने की शुरुआत उन्होंने रंगीला से की। आई लव माई इंडिया, छोटा बच्चा जान के जैसे गाने आदित्य नारायण ने ही गाए। पंजाबी पॉप से लेकर बॉलीवुड के प्लेबैक तक दलेर मेहंदी ने अपना डंका बजाया है। पटना सिटी के दलेर मेहंदी की तुनक तुनक तुन धुन आज भी पार्टियों की रॉकिंग थीम होती है। हो जाएगी बल्ले बल्ले जैसे मस्ती भरे गानों को हर कोई पसंद करता है। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाना माना नाम है। इनका असली नाम दलेर सिंह मेहंदी है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी के सारे गाने मस्ती से भरे होते हैं। वक्त कैसा भी हो, मगर दलेर के गानों पर हर उम्र के लोग ठुमके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐश्वर्या निगम। मुजफ्फरपुर के ऐश्वर्या निगम जीटीवी के रियलिटी सिंगिंग शो सारेगामापा की खोज है। छोटे पर्दे पर तो ऐश्वर्या शो के दौरान ही स्टार बन गए। बॉलीवुड में मुमनी बदनाम है गाने ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग सेंसेशन बना दिया। ऐश्वर्या ने कई हिट गाने गाए हैं। यूथ प्लेबैक सिंगर्स में वो काफी आगे हैं। अपनी सुरीली आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले ऐसे गायकों को बिहार तक का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। नमस्कार दोस्तों, देखिए मित्रों, आज हम भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जब भी हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, चाहे आप राजनीति विज्ञान पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें या संविधान पढ़ें, उससे पहले इन कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। तो दिमाग में एक इसका ढांचा होना चाहिए, एक पूरा फ्रेम कि इस प्रकार से ये हमारा संविधान है और ये हमें पढ़ना है। तो आज कुछ इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण भारतीय संविधान के बारे में जो भी सारे चैप्टर हैं
वो सब हम आज देखेंगे। अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने इसके पार्ट हैं, कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, हर चीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, जो एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था मूल कर्तव्य से संबंधित, जिसमें आपको 11 मूल कर्तव्य याद करवाने की एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो देखने के बाद आपका कभी भी मूल कर्तव्य से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं। तो उसका कई विद्यार्थियों ने जवाब दिया था। कईयों का जवाब 395 था, कईयों का 448, 465, 475, इस तरह कई अलग अलग जवाब थे। तो आपकी उन हर चीज़ का समाधान होगा कि कितने संविधान में वर्तमान में आर्टिकल हैं और किस प्रकार से हम इनको काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान संविधान में 22 तो भाग हैं। भाग मतलब पार्ट। 22 भाग हैं वर्तमान में। 395 है अनुच्छेद। इस अनुच्छेद को आप आर्टिकल कहें या अनुच्छेद कहें। इनकी संख्या है 395, 395। और कुल अनुसूचियां जो है, शेड्यूल, वो है 12 वर्तमान में। अब आप ये कहेंगे सर कि जो भाग तो अब 25 हो गए हैं या 24 हो गए हैं या 26 हो गए हैं। तो देखिए, वो इनके उपभाग हैं। जैसे भाग 4 क जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि 4 अलग जोड़ा जाएगा, 4 क जो है ये भी पूरा एक पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसके उपभाग हैं। वैसा ही आर्टिकल के अंदर है, इनमें नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं, कई हटाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि कई जगह तो पूरा भाग जो है वो ही निरसित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसको एज इट इज रखा है। इन्होंने संविधान ने उसको एज इट इज रखा गया है। तो संख्या ऊपर नीचे नहीं होती है इसमें। आज भी 395 ही अनुच्छेद है। जिस दिन 95 के आगे 6 लग जाएगा, 396, 397, तो उस दिन हम वो काउंटिंग आगे करना शुरू करेंगे। अब इन 395 के अंदर कितने नए जोड़े जाते हैं, उपभाग कर करके कितने हटाए जाते हैं, तो भी इसको पार्ट ये 395 ही अनुच्छेद है, ये माने जाते हैं। तो अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल वर्तमान में कितने हैं। 395 आर्टिकल हैं। भाग आज भी कितने हैं, 22 भाग हैं। 22 के आगे 23 की संख्या नहीं आई है, 22 ही हैं। और शेड्यूल जो है वो वर्तमान में 12 है। जब संविधान बना था उस समय 8 शेड्यूल थी, अनुसूचियां 8 थीं। अब ये 22 पार्ट कौन से हैं, इनको हम देखेंगे पूरे डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो भाग है इसका, वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। कोई भी देश होगा तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि वो कोई देश है, किस नाम से बुलाया जाएगा, कि या फिर वो जो राज्य हैं उनसे मिलकर के बना है, कौन सा राज्य क्या हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भाग होगा, इसको माइंड में वैसे सेट करके याद कीजिए कि अगर हम कोई भी किसी भी देश का संविधान पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस देश के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला भाग है वो किसके बारे में है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये पहले भाग का नाम है। इसमें ये आर्टिकल हैं 1 से लेकर के 4 तक। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब ये आर्टिकल जो 370 में आपने देखा, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, विशेष प्रावधान था, तो उसमें यही आर्टिकल जो 3 है ये आया है उसमें। तो नेक्स्ट है, इसमें आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य का दर्जा नहीं है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। उसके बाद में सेकंड भाग जो है वो है नागरिकता से संबंधित। अब जब हमने देश के बारे में बात कर ली तो सेकंड बात हम किसके बारे में करेंगे कि वहाँ पर जो अब रहने वाले व्यक्ति होंगे, जो वहाँ के नागरिक कौन होंगे। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, अलग अलग हैं, 5 से लेकर के 11 तक। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक किसके बारे में है, नागरिकता से संबंधित। कि संविधान के शुरू में क्या नागरिकता होगी, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, भारत से बाहर रहने वाले, जो बाहर रहते हैं, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो हैं, और विदेशी राज्य वाले, ये इस तरह से करके 5 से 11 तक ये हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा किससे संबंधित है, नागरिकता का। अब जब नागरिक हमने बता दिया कि नागरिक कौन होगा, उसके बाद हम ये बताएंगे कि उस नागरिक के मूल अधिकार क्या होंगे। मूल अधिकार के बिना किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो इसलिए हमारा भाग 3 जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ पर भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा मैं। भाग 3 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार। तो इसमें अलग अलग मूल अधिकार हैं। जब संविधान बना था उस समय 7 मूल अधिकार थे। 7वां मूल अधिकार जो था संपत्ति का मूल अधिकार, उसे मूल अधिकार से हटा करके और आर्टिकल 300 कै के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या डिफरेंस हो गया? मूल अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो डायरेक्ट हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर जो निचली कोर्ट है, जो भी उसके लिए बनी हुई है, वहां जाकर के और न्याय की मांग की जाती है। तो मूल अधिकार जो है ये 12 से लेकर के, और अभी आप देखते जाइएगा, देखिए समता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक, विधि के समक्ष क्षमता हो गया, इस तरह की ये सभी। अभी हम सिर्फ पार्ट के बारे में बात करेंगे, ये ज़्यादा नहीं देखेंगे। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार हैं। और आप जो इसमें 5 जो रिट पढ़ते हैं, रिट जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबेस कॉर्पस हो गया, परमादेश, उत्प्रेषण है, और जैसे ये अधिकार प्रचा है, को वारंटो, प्रतिषेध हैं। तो ये इस तरह की जो रिटें हैं ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही इसी आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। ये उपचार प्राप्त है हमें। तो आर्टिकल 35, तो 12 से लेकर के 35 तक क्या है? हमारे मूल अधिकार। अब हम बात करते हैं भाग 4 के बारे में। इसके बाद में देखिएगा भाग 4 है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ये क्या होते हैं? राज्यों के लिए एक गाइडलाइन, एक दिशा निर्देश है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करना है। अब देखिए मूल अधिकारों में और नीति के निर्देशक तत्व जो हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो मूल अधिकारों का अगर हमारा हनन हो तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश है, एक गाइडलाइन है, एक मार्गदर्शिका की भूमिका है। अब इसमें अलग अलग हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, प्रसूति सहायता, निर्वाह मजदूरी, उद्योगों के प्रबंध में, ये कई बाद में भी जोड़े गए इसमें उपभाग के रूप में। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। तो ये राज्य की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको ध्यान में रखते हुए अपने नियम बनाए। जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों हैं, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, तो ये राज्य का दायित्व है। और ये देखेगा ये मूल जो कर्तव्य हम पढ़ेंगे आगे, मूल कर्तव्य के अंदर भी है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो 51 तक जो है आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में आता है भाग 4 का, ये बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन जो होता है उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो कि लास्ट वीडियो में आपको बताया है सब याद करने का। तो भाग 4 का और आर्टिकल 51 का ये किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित। अब आते हैं सबसे बड़े भाग में, भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित। और भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित। भाग 5 में जो संघ के विषय में बताई गई है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो ही सेम चीज़ें राज्य के संदर्भ में भाग 6 में बताई जाएगी। तो क्या क्या है कार्यपालिका में, संघ में क्या क्या बताया गया है? अध्याय इसका फर्स्ट जो है वो कार्यपालिका से संबंधित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 से लेकर के और 151 तक। ये भाग 5 में है। 5 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है?
52 से लेकर के 151 तक। अब इसमें 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। फिर ये आगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, क्षमादान की शक्तियां जो है जैसे आर्टिकल 72, बहुत मोस्ट चैप्टर में आते हैं ये टॉपिक। मंत्रिपरिषद हो गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो ये आर्टिकल 74 है। देखिए जल्दी एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो सब बताएंगे कि कौन कौन से ज़्यादातर हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद 75 हो गया, भारत का जो महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में। फिर सरकारी कार्य का संचालन, अध्याय 2 जो है भाग 5 का, फिर वो है संसद के बारे में। तो क्या संसद का गठन किससे होगा? तो देखिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा था कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो वो बिल्कुल आर्टिकल 79 ही है वो, और साफ साफ इसमें स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलकर के हम क्या कहेंगे? संसद, पार्लियामेंट। उसके बाद क्या इनकी संरचना होगी, उन सब के बारे में, संसद के अधिकारी कौन कौन होंगे, ये लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, रिक्त हो गया तो क्या होगा, कैसे हटाया जाएगा। उसके बाद में आता है कार्य संचालन कैसे होगा, सदस्यों द्वारा शपथ, सदस्यों की निर्हताएं, विधायी प्रक्रिया, जैसे आप पढ़ते हैं 110 धन विधेयक की परिभाषा, वित्तीय विषयों के संबंध में जो प्रक्रिया है। बजट आप पढ़ते हैं तो उसके लिए संविधान में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का यहाँ जो है वो उल्लेख नहीं है, किस चीज़ का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और हम इसको लोकप्रियता के अंदर बजट शब्द आ गया, उसका भी इतिहास अपनाए कि कैसे बजट शब्द आया। तो यही बजट है, आर्टिकल 112। उसके बाद ये कई तरह के अनुदान हैं, साधारणतः प्रक्रिया, फिर संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उसके बाद इसी के अध्याय 3 जो भाग 5 है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। फिर संघ की न्यायपालिका, इसमें सुप्रीम कोर्ट और इसके जो न्यायाधीश वगैरह हैं उनके बारे में। फिर जो अध्याय 5 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहते हैं, तो 151, तो यहाँ तक आकर के और भाग 5 समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 52 से जो राष्ट्रपति से शुरू होता है और 151 तक आकर के और भाग 5 समाप्त हो जाता है। अब है भाग 6, तो उसमें जो चीज़ें सेंटर में बता रखी थी वो अब यहाँ राज्य के संदर्भ में बताई जाएगी। अब इसमें देखिएगा 152 से भाग 6 शुरू है, इसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है, वही मंत्रिपरिषद जो राज्यों के संदर्भ में, राज्य का महाधिवक्ता, सरकारी कार्य का संचालन, राज्य का विधानमंडल, विधानसभाओं की संरचना, विधान परिषदों की संरचना, विधानमंडल के अधिकारी, कार्य संचालन, सदस्यों की निर्हताएं, विधायी प्रक्रिया, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो चीज़ें हमने वहाँ संघ के संदर्भ में देखी थी, केंद्र सरकार के संदर्भ में, और यहाँ वो राज्य सरकार के संदर्भ में है। सेम वही नाम उसी तरह के लगभग आपको देखने को मिलेंगे। फिर है राज्यपाल की विधायी शक्ति, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 213। देखिए राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा हो संसद का, और उस समय अचानक किसी कानून की आवश्यकता आ जाए, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, वो कानून के रूप में ही माना जाता है। तो राष्ट्रपति की वो शक्ति थी 123, और राज्यपाल की वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? 213। फिर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, कैसे इनका गठन होगा, उच्च न्यायालय का गठन, कौन उन्हें शपथ दिलाएगा, इस तरह की चीज़ें जो है वो सब किस में आ गई? भाग 6 में। फिर अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में, जिला न्यायाधीशों के बारे में, तो ये आर्टिकल 237 तक ये भाग 6 कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में आता है भाग 7, तो इसे निश्चित कर दिया गया है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। तो ये उस समय इसकी आवश्यकता होगी, बाद में नहीं रही। ये 238 जो आर्टिकल भी निश्चित हो गया और भाग 7 भी निश्चित हो गया, यानी हटा दिया गया। तो इसका मतलब आप देखिए ये नहीं है कि 7 को हटा दिया तो 8 वाला 7 की जगह ले लेगा, रखा इसको एज इट इज़ है। हटा दिया गया है इस भाग को, इस आर्टिकल को हटा दिया गया है, लेकिन एज इट इज़ ये भाग अभी भी रखा हुआ है, ये कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। भाग 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है,
संघ राज्य क्षेत्रों का क्या प्रशासन होगा, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो ये जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। अब आता है भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब भाग 9। और भाग 9 का कै किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके बाद में 9 ख किससे है? सहकारी सोसाइटियां। अब देखिए, फिर उसके बाद में आता है भाग 10। ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 क, यानी अनुसूचित क्षेत्र जो शेड्यूल एरिया और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, और ये असम वगैरह के बारे में जो है वो कुछ एक विशेष इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये भाग 10 है, कोई बड़ा भाग नहीं है, छोटा सा है। उसके बाद में भाग 11 महत्वपूर्ण आता है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध, केंद्र सरकार और राज्य, तो इनके बीच में किस प्रकार से संबंध होंगे, कैसे इनमें शक्तियों का वितरण होगा। जैसे पहला है इसमें विधायी संबंध, जैसे संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अवशिष्ट विधायी शक्तियां वगैरह है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी करार होंगे उनको प्रभावी के लिए क्या विधान होंगे, तो इस तरह की ये बातें हैं। फिर है प्रशासनिक संबंधों के बारे में, साधारण, जल संबंधी विवाद, राज्यों के बीच समन्वय। तो जो भाग 11 है वो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों से संबंधित हैं। भाग 12 आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो ये ज़्यादातर इसमें वित्त से संबंधित है, संपत्तियों से संबंधित है। ये वित्त क्या है? निर्वचन का मतलब तो व्याख्या है। और जो भी आप ये निधियाँ पढ़ते हैं संपत्ति के बारे में, फंड जो होता है, भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे, आकस्मिकता निधि, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये संघ और राज्यों के बीच जो भी रेवेन्यू है, राजस्व का वितरण कैसे होगा। प्रकीर्ण वित्तीय संबंध, ये देखिए एक शब्द होता है प्रकीर्ण। इस प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है कि अब जो कुछ भी बचा कुचा हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह गया हो, तो उसे हम शामिल कर देते हैं। प्रकीर्ण मतलब इसके अलावा और भी कई जो चीज़ें होती है साथ में ध्यान में रखने योग्य आवश्यक छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो सब भी बता दिए गए हैं इसमें। फिर उधार लेना, यह अध्याय 3 हो गया संपत्तियों का। और फिर अध्याय 4 इसी में है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपको जो मैंने 300 कै बताया था, ये कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। तो जो कि पहले संपत्ति का मूल अधिकार था वो अब क्या बना दिया गया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि है कौन से भाग में, तो भाग 12 और आर्टिकल कौन सा है? 300 कै। तो अब मूल अधिकार कितने रह गए? 6 रह गए। फिर है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो इनकी क्या स्वतंत्रता है, क्या इन पे निर्बंधन होगा, राज्यों के बीच कैसा व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं राज्य क्षेत्र के भीतर भारत में। भाग 13। भाग 14 बहुत महत्वपूर्ण है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसमें आर्टिकल 308 से स्टार्ट है ये, और क्या क्या इसकी शर्तें हैं, संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की क्या जो है वो पदावधि होगी, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का ये अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो जो आरपीएससी है तो वो किस में आ गया? आर्टिकल 315 के तहत आरपीएससी का निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। यूपीएससी का भी इसी आर्टिकल के तहत हुआ है। फिर यहाँ सदस्यों की नियुक्तियाँ होगी, उनकी पदावधि क्या है, कैसे इनको हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, क्या इनकी सेवा शर्तें हैं, उन सब के बारे में। फिर इसी में एक भाग 14 क और आता है अधिकरण। अभी अधिकरण क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। तो देखिए जो भी सरकारी व्यक्ति होता है, सरकारी जो कर्मचारी होता है, उसे न्याय के लिए ये बने होते हैं प्रशासनिक अधिकरण। जयपुर में भी है ये प्रशासनिक अधिकरण जो है। तो सरकारी सेवाओं के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसके साथ अन्याय नहीं हो, उसके साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए गए हैं। फिर उसके बाद में आता है भाग 15, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है,
निर्वाचन से संबंधित है। तो देखिए इनमें सभी 8 जो भाग महत्वपूर्ण नहीं है, जो 10-12 ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बाकियों से ये संबंधित जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब जैसे निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 324, 325, 326, 23, 28, 29 और 29 क, तो ये निर्वाचन से संबंधित। उसके बाद है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो जैसे लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी जब ये चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे। और जातियों जनजातियों के लिए जो स्थान का आरक्षण है लोकसभा में, राज्यसभा की जो राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, तो इस प्रकार की जो कुछ वर्ग हैं उनके बारे में विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल भाग में है? भाग 16 और आर्टिकल 330 से लेकर के और आर्टिकल 342 तक। तो जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़े वर्गों की दशाओं में आयोग की नियुक्तियाँ, ये सब किसके अंतर्गत हैं? इस भाग के अंतर्गत। अब आता है भाग 17, ये है राजभाषाओं से संबंधित कि संघ की भाषा क्या होगी। तो यह आर्टिकल 343 से है। फिर है प्रादेशिक भाषाएं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होगी। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषाओं से संबंधित है। 4 है विशेष निर्देश। तो ये है भाग 17 में जिनमें राजभाषाओं के बारे में बताए गए हैं। उसके बाद आता है भाग 18, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है? आपात उपबंध, जो इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपात युद्ध घोषणा, क्या है आपात युद्ध घोषणा का प्रभाव? 354, 355, 355 महत्वपूर्ण है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। 356 क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। देखिए अभी जो आर्टिकल 370 जो है उसमें 2 और 3 जो उसके उपभाग हैं वो हटा दिए गए हैं। अभी आएगा आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसमें जो वीडियो बनाया था उसमें आपको इस 356 के बारे में भी बताया था कि पार्लियामेंट जो संसद है इसने कैसे इन्होंने ये कर दिया कि उसको हटा दिया वो, जबकि उसमें ये था कि वहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से सहमति, विचार विमर्श या अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो देखिए वहाँ आर्टिकल कौन सा लगा हुआ था? 356 जम्मू कश्मीर में। और जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 लगेगा तो सारी की सारी शक्तियाँ जो है वो किस में स्थानांतरित हो जाएगी? पार्लियामेंट के अंदर, संसद में। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित अभी निर्णय लेने का जो अधिकार था वो किसे था? पार्लियामेंट को। तो इन्होंने जो भी किया बिल्कुल विधि वैधानिक तरीके से किया है, संविधान के अकॉर्डिंग ही किया है। इसके बाद ये वित्तीय आपात के बारे में है 360। उसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण, यानी कुछ एक्स्ट्रा और जानकारियों से संबंधित। तो राष्ट्रपति और राज्यपालों, राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। ये राज प्रमुख जो हैं ये पहले होते थे, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई इतना महत्वपूर्ण भाग नहीं है ये। उसके बाद में आता है भाग 20, वेरी वेरी मोस्ट, संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण 3 प्रक्रियाएं होती है। सामान्य बहुमत से हो जाता है, एक वो प्रक्रिया है। एक में जो संख्या और जो वहाँ की कुल संख्या है पार्लियामेंट की, उसका 2/3 की अनुमति द्वारा देना आवश्यक होता है। एक तीसरा वो होता है जिसमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से संविधान में किस चीज़ के लिए कैसे उसको संशोधन किया जा सकता है, वेरी मोस्ट है ये 368। फिर आता है भाग 21, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा का विषय था। इसी का नाम ही है अस्थायी, संक्रमणकालीन, जो बार बार बदलता रहता हो, और विशेष उपबंध। तो इसमें आप ये पढ़ सकते हैं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो इसी के जो भाग थे 2 और 3 हटा दिए गए हैं। यही है वो आर्टिकल जिसको आप पढ़ते हैं कि धारा 370 हटाओ, वो यही आर्टिकल 370 है। फिर अलग अलग राज्यों के लिए बताए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में, असम राज्य है, मणिपुर, सबके बारे में विशेष उपबंध किए गए और सब ये अस्थायी बनाए गए थे उस समय। विशेष चीज़ें इनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए, और जब भी सरकार को लगेगा कि अब हमें इन उपबंधों की आवश्यकता नहीं है, सरकार जब चाहे इन उपबंधों को हटा सकती है। तो इनमें क्या क्या है वो अंदर डिटेल में है। तो 373 तक हो गए।
374 और 392। तो भाग 21 के अंदर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 392 तक। और उसके बाद भाग 22 जो है वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये कोई ऐसा मोस्ट नहीं है, इसमें बताया गया है क्या इसका नाम होगा संविधान में, संक्षिप्त नाम क्या होगा, क्या प्रारंभ है, ये चीज़ें हैं। 395 आर्टिकल है वो हटा दिया गया है, निरसन। लेकिन ये आर्टिकल जो है ये एज इट इज़ है, इसके अंदर की चीज़ हटा दी गई है। तो भाग 22 हैं और वर्तमान में आर्टिकल कितने रखे गए हैं, 395 ही हैं आज भी। बाकी इसमें जो हैं चीज़ें बढ़ती रहती है, घटती रहती है, लेकिन संख्या आज भी कुल कितने माने जाएंगे, आज भी कुल 395 ही हैं। इनके उप आर्टिकल जो हैं उनको साथ में हम ऐड नहीं कर देंगे। तो इसलिए 395 आर्टिकल हो गए और 22 इसके हो गए भाग यानी पार्ट। अब देखिए 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी और बाद में 4 जो है वो समय समय पर जोड़ करके और कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं, जिनमें डिटेल में व्याख्या की गई है चीज़ों की। तो अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची किसके बारे में है, वही अनुसूचियों में भी सबसे पहले किसके है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची है वो राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में उपबंध है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस और सीएजी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तो ये अनुसूची 2। अनुसूची 3 जो है वो ओथ यानी शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची है उसमें है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो इसमें ये कुछ एक चीज़ें हैं अलग अलग इन विषयों से संबंधित। फिर अनुसूची 6 जो है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो आप ये 4 राज्यों को याद कर सकते हैं, अत्री, मेघो, मिजो। ये शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, अत्री, मेघो, मिजो। अत्री ऐसे असम, त्रि से त्रिपुरा, मेघो से मेघालय और मिजो से मिजोरम। 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। 3 अनुसूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिस पर कानून केवल सेंटर बना सकता है, राज्य पे केवल राज्य बना सकता है, जो राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा विषय आ गया जो इनमें किसी में भी शामिल नहीं हुआ हो, कोई नया विषय हो जो इनमें किसी में नहीं हो, तो जो किसी में नहीं होता उस पर शक्ति, जो कुछ बनाने की शक्ति है किसके पास है, संघ के पास में। 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित। 9वीं अनुसूची अब ये यहाँ से जोड़ी गई है संविधान निर्माण के पश्चात में। मूल संविधान में 8 ही थी। 9वीं है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या था कि कोई भी कानून अगर बना करके इसमें डाल देते थे तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अब मान लीजिए कोई कानून अगर किसी को लगता है कि ये इनवैलिड है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा गया है तो उसको चैलेंज कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के आधार पर है, दल परिवर्तन के आधार पर कैसे निर्भरता होगी। 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के बारे में और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित। तो दोस्तों ये है 12 अनुसूचियां। ये आपने देखा कि ये है हमारा संविधान जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। और आज के वीडियो में हमें इतना ही है। ये केवल आपकी एक जानकारी के लिए है कि जब भी आप संविधान पढ़ें, जब भी आप इंडियन पॉलिटी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरपीएससी हो, कोई सा भी पीएससी हो, जब भी पढ़ें तो आपके दिमाग में एक ये ढांचा रहना आवश्यक है कि संविधान में आखिर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो इसमें 22 भाग हो गए, 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। अब किस किस भाग में क्या क्या बताया गया है और कौन से आर्टिकल में क्या है और कौन सा जो है इसमें अनुसूचियों में क्या है। अब देखिए याद इसमें आपको क्या क्या करना होता है। 12 अनुसूचियां हैं, इनके नाम तो आपको सबको पता ही होना चाहिए कौन सी अनुसूची में क्या है। ये तो 12 के 12 याद होने चाहिए। संविधान के भाग जो हैं वो सभी महत्वपूर्ण नहीं है, 10-12 भाग ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मूल अधिकार वाला हो गया,
या जैसे आपातकाल से संबंधित है या संविधान में संशोधन से संबंधित है, भाग 5 और भाग 6 हो गए, इस तरह से जैसे वो निर्वाचन वाला भाग है। तो इस तरह करके कई बहुत महत्वपूर्ण हैं और आर्टिकल भी सारे याद नहीं करने होते और ना ही किसी को कोई ऐसे याद होते कि सारे बिल्कुल कि वो रटे लगाए। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें से हमेशा 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन पर भी आपको बताएंगे आगे और इसी प्रकार जो है आप वीडियो देखते रहें। बहुत सी चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू बना रहे हैं अभी। और जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो उनका एग्ज़ाम की संभावना है कि बहुत जल्दी है, उनके लिए वैकेंसी आ सकती है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय